रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा। हाँ, लेकिन तुम्हें दूसरा इम्पोर्टेंट काम करना है, कबीर ने पूछा। क्या? रुद्राक्ष ने कहा। स्टिचिंग। उन सब की कन्वर्सेशन सुनकर उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया था। आदमी ने डरते डरते पूछा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कबीर ने लापरवाही से जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस हम तुम्हारी एक सर्जरी करने का प्लान बना रहे हैं। आदमी ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वो आज मरने वाला था और उसे इस बात का यकीन था। उसे खुद को बचाना था, इसीलिए उसने रुद्राक्ष को सब कुछ बताने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि अगर वो रुद्राक्ष को सब कुछ बता देगा तो शायद वो उसे माफ कर दे। रुद्राक्ष के पैरों के पास आते हुए उस आदमी ने कहा, मिस्टर सिंघानिया, आई एम सॉरी, मेरा मकसद आपकी पत्नी को चोट पहुंचाना नहीं था। रुद्राक्ष ने पूछा, तो फिर तुम किस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे? वो रुद्राक्ष का नाम लेने ही वाला था कि उसने अपने शब्द वापस निकाल लिए। फिर उसने सफाई देते हुए कहा, ये विशाल सर का ऑर्डर था। रुद्राक्ष ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा, और? उस आदमी ने आंखें कहा, वो आपको मारना चाहता है और अंडरवर्ल्ड का किंग बनना चाहता है और सिंघानिया इंडस्ट्रीज को भी अपने कब्जे में लेना चाहता है। और इतना कहकर आदमी अपनी बात पूरी करने से पहले रुक गया। रुद्राक्ष चिल्लाया, आगे बोलो। वो आदमी डरते हुए बोला, वो आपकी मौत के बाद आपकी वाइफ को यहाँ पर लाना चाहता था और उसे अपनी रखेल बनाना चाहता था। जब रुद्राक्ष ने आराध्या के लिए ये शब्द सुना तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। मेज पर रखे चाकू को उठाकर उसने उस आदमी पर वार कर दिया। तभी सिद्धार्थ और रजत वहां पर आ गई। जब सिद्धार्थ ने खून से लथपथ आदमी को देखा तो उसने कहा, मैंने सोचा था कि तुम हमारा इंतजार करोगे। रुद्राक्ष ने ऑर्डर देते हुए कहा, कबीर, मैं उसकी चीखें सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर कबीर के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने उस आदमी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। पूरे कमरे में उस आदमी की चीखें गूंज उठी, लेकिन रुद्राक्ष वहां से एक बार भी नहीं हिला। वो वहां खड़ा होकर उस आदमी को घूर रहा था। वो आदमी लगभग अधमरा हो चुका था कि तभी रुद्राक्ष ने कहा, बस हो गया, उसे जिंदा रखो, हमें अभी भी एक सर्जरी करनी है। सिद्धार्थ ने पूछा, कैसी सर्जरी? रुद्राक्ष ने बेफिक्री से कहा, हम आज डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तभी मेज पर 2 बैग रखते हुए रॉकी ने कहा, बॉस, ये है वो चीज़ें जो आप चाहते थे। बैग खोलकर रुद्राक्ष ने रजत और सिद्धार्थ को ग्लव्स और एप्रन देते हुए कहा, पहले इसे पहन लो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, क्या तुम सीरियस हो? रजत ने सजेशन दिया, बॉस, क्यों ना हम उसे समंदर के बीच में फेंक दें? कबीर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अरे ओल्ड मैन, इसमें मज़ा कहाँ है? रजत ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा, तुमने ओल्ड मैन किसे कहा? रजत की तरफ इशारा करते हुए कबीर ने कहा, तुम्हें। रजत ने नाराज होते हुए कहा, मैं तुमसे सिर्फ 3 साल बड़ा हूँ। रॉकी ने शांत होकर कहा, ठीक है, अब तुम दोनों रुको। रुद्राक्ष ने बहुत शांत भाव से कहा, अगर तुम दोनों ये नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मेरे लिए सिर्फ कबीर ही काफी है। सिद्धार्थ ने आह भरी, जबकि रजत और रॉकी थोड़े घबराए हुए थे। कबीर जल्दी से एप्रन और ग्लव्स पहनकर उस आदमी की तरफ चला गया। उसके साथ साथ रुद्राक्ष भी वहां पर आ गया। उस आदमी ने उन्हें देखते हुए कहा, तुम मुझे मार ही क्यों नहीं देते? क्यों तुम्हें मुझे इस तरह टॉर्चर करना है? कबीर ने उसके चेहरे पर मुक्का मारते हुए कहा, चुप रहो। रुद्राक्ष ने अपने हाथों में एक स्केल पेल लेते हुए पूछा, मुझे ये बताओ कि विशाल कहाँ है, तो मैं तुम्हारी मौत को थोड़ा आसान बना दूंगा। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं पहले ही आधा मर चुका हूँ, तुमने पहले ही मेरी आत्मा को मार डाला है। तुम जो चाहे करो, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं कहूँगा। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि विशाल कहाँ है। तुम चाहो तो उसे खुद ढूंढ सकते हो। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? मैं बस तुम्हें एक मौका दे रहा था। उस आदमी ने कुछ देर सोचते हुए कहा,
ठीक है, तो फिर मरने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ देर रुककर उसने आगे कहा, विशाल इस बार कुछ बड़ा प्लान बना रहा है, कुछ ऐसा जो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। इस छोटे से अटैक में आपकी ऐसी हालत है जब आपकी वाइफ को बस छोटी सी चोट लगी है, लेकिन तब क्या होगा जब आपकी आंखों के सामने विशाल आपकी वाइफ को मार डालेगा। ये सुनकर रुद्राक्ष के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। जब उस आदमी ने आराध्या का नाम लिया तो उसने कुछ सोचते हुए कहा, प्लान चेंज, हम इसकी सर्जरी नहीं करेंगे। एक काम करो, उसकी जीभ काट दो। उसके बोलने का तरीका मुझे पसंद नहीं। कबीर ने क्यूट सा पाउट बनाकर कहा, नहीं डॉक्टर, डॉक्टर मुझे डॉक्टर बनना है, प्लीज प्लीज प्लीज। सिद्धार्थ ने कबीर को देखते हुए कहा, कबीर तुम बच्चे नहीं हो, इसीलिए उसकी तरह एक्टिंग करना बंद करो। उसकी बात सुनकर कबीर ने अपनी आंखें रोल कर ली। फिर रुद्राक्ष के हाथ से स्केल प्ले लेकर उस आदमी के जीभ को काट दिया। उस आदमी के चिल्लाने की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। वो आदमी लगभग अधमरा हो चुका था। रुद्राक्ष ने अपना एप्रन उतार दिया और उसे खून से लथपथ देखते हुए वहीं खड़ा हो गया। करीब 30 मिनट के बाद आखिरकार उस शख्स ने आखिरी सांस ली। अपनी सीट से उठते हुए रुद्राक्ष ने कहा, उसे किसी चीज से लपेटो और वापस विशाल के पास पहुंचा दो। रॉकी और कबीर ने सिर हिलाया और अपना काम करने लगे। सिद्धार्थ ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर पूछा, तुम सेटिस्फाइड नहीं हो ना? रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं तब तक सेटिस्फाइड नहीं हो सकता जब तक मैं उसे मरा हुआ ना देख लूं। सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें तो पता है ना, तुम बिना उंगली उठाए भी ऐसा कर सकते हो। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं ऐसा करूं तो मजा नहीं आएगा। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, अपनी तरफ देखो, तुम यहाँ उस आदमी को सजा दे रहे हो जिसने तुम्हारी जगह गलती से तुम्हारी वाइफ पर हमला कर दिया था, और दूसरी तरफ तुम्हारी वाइफ ने सबको ये कहकर घर भेज दिया कि वो हॉस्पिटल में अकेले रहना चाहती है। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष हैरानी से चिल्लाया, क्या? सिद्धार्थ ने जवाब देते हुए कहा, वैशाली ने मुझे बताया। ये जानने के बाद कि उसकी वाइफ हॉस्पिटल में अकेली है, रुद्राक्ष वहां से जल्दी से निकल गया। इन प्रेजेंट आराध्या ने रुद्राक्ष को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, क्या आपको कहीं चोट लगी है? उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। आराध्या ने उसे अजीब तरह से देखते हुए कहा, तो आपसे खून की स्मेल क्यों आ रही है? रुद्राक्ष ने बेड से नीचे उतरते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मुझे अपने कपड़े बदलने दो। आराध्या ने उसकी तरफ देखकर पूछा, आपके कपड़े यहाँ हैं? रुद्राक्ष ने अपना फोन अपनी जेब से निकालते हुए कहा, नहीं, मैं रजत को बोल देता हूँ, वो ले आएगा। जल्दी ही रजत हाथ में एक बैग लेकर आ गया। उसने वार्ड के अंदर आकर आराध्या से कहा, हेलो मैडम। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मिस्टर असिस्टेंट, आप कैसे हैं? रजत ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि मुझे ये पूछना चाहिए था। आराध्या ने हंसते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। रजत के हाथों से बैग लेते हुए रुद्राक्ष ने पूछा, क्या पार्सल को उसके ओनर को दे दिया गया है? रजत ने जवाब दिया, यस सर। रुद्राक्ष ने पूछा, सेफ एंड साउंड? रुद्राक्ष की बात सुनकर रजत आंखें फाड़कर उसे देखने लगा और मन ही मन बोला, क्या सेफ एंड साउंड? उसमें तो आदमी को मारकर भेजा था ना। लेकिन रजत ने सिर हिलाकर कहा, हाँ सर, सेफ एंड साउंड। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब तुम घर जा सकते हो और कल से 3 दिनों तक मेरा स्केड्यूल फ्री रखना। रजत ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। तभी आराध्या ने पूछा, 3 दिन क्यों? हाथ में बैग लेकर वॉशरूम की ओर बढ़ते हुए रुद्राक्ष ने कहा, तुम्हें यहाँ 2 दिन और रुकना होगा। आराध्या ने कहा, लेकिन उसकी क्या ज़रूरत है? आप दिन में काम पर जा सकते हैं और रात में वापस आ सकते हैं। रुद्राक्ष ने रुककर पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल में अकेले छोड़ दूंगा? आराध्या ने कहा, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए रुद्राक्ष वॉशरूम के अंदर चला गया।
वहीं दूसरी तरफ विशाल अपने आदमी की डेड बॉडी देखकर चिल्लाया, इसे दूर ले जाओ। ये सुनकर उसके सबॉर्डिनेट ने जल्दी से उस डेड बॉडी को बाहर निकाला। विशाल वहीं खड़ा हैरानी से उस नोट को घूर रहा था जो उस डेड बॉडी के साथ दिया गया था। उस नोट में सिर्फ 5 वर्ड लिखे गए थे, लेकिन उसे पढ़कर विशाल के चेहरे पर पसीना आ गया। इस नोट में लिखा था, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। इस नोट का मतलब साफ था कि विशाल के पास अब ज़्यादा दिन नहीं है। विशाल ने रुद्राक्ष को बर्बाद करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था, लेकिन इसके लिए उसे मोहित की ज़रूरत थी। वो रुद्राक्ष को हराने के लिए आराध्या का यूज़ करना चाहता था, क्योंकि विशाल को पता था कि रुद्राक्ष अपनी वाइफ के लिए कुछ भी कर सकता है और उसे पूरा यकीन था कि ये प्लान 100% वर्क करेगा। लेकिन उसे उसके लिए टाइम चाहिए था, जो उसके पास बहुत कम था। उसे ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि रुद्राक्ष पर अटैक करने का प्लान बुरा था। इधर हॉस्पिटल में रुद्राक्ष जब वॉशरूम से बाहर आया तब तक आराध्या सो चुकी थी। उसे ब्लैंकेट से ढककर रुद्राक्ष अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया। 15 मिनट बाद आराध्या अपनी आंखें मलते हुए उठी और रुद्राक्ष की तरफ देखकर बोली, आप फिर से देर रात तक काम कर रहे हैं? अपना लैपटॉप नीचे रखते हुए रुद्राक्ष ने कहा, बस कुछ मेल चेक कर रहा हूँ। तुम उठ क्यों गई? आराध्या ने अपने होठों को गोल गोल घुमाते हुए कहा, मेरा बेड वार्मर सोफे पर बैठा कोई बेवकूफ़ी भरा मेल पढ़ रहा है। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे बेड वार्मर कह रही हो? आराध्या ने सिर हिलाया तो ये देखकर रुद्राक्ष ने बेड के पास आते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तो मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारा बेड वार्मर रहने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर आराध्या मुस्कुराई। फिर रुद्राक्ष ने बेड पर लेटकर आराध्या को हक कर लिया। रुद्राक्ष के सीने पर हाथ फेरते हुए आराध्या ने कहा, आज हम बाहर जाने वाले थे, लेकिन उस आदमी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रुद्राक्ष ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अगली बार तुम्हें और भी अच्छी जगह पर ले जाऊंगा। आराध्या ने कहा, नहीं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद इस बार मैं आपको डेट पर ले जाऊंगी। रुद्राक्ष ने अपनी भौहें उठाकर पूछा, क्या तुम मुझे डेट पर ले जाना चाहते हो? आराध्या ने सिर हिलाया। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मैं इसके लिए रेडी रहूंगा, अब सो जाओ। अपना सिर ऊपर उठाते हुए आराध्या ने रुद्राक्ष के होठों पर एक छोटा सा किस करके कहा, गुड नाइट मिस्टर हस्बैंड। रुद्राक्ष ने शरारत से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि ये काफ़ी था? आराध्या ने हंसते हुए कहा, मैं अभी एक पेशेंट हूँ, तो आपको इतने में ही खुश रहना होगा। रुद्राक्ष ने उसके फोरहेड पर किस करके कहा, ओके अब सो जाओ। उसकी बात सुनकर आराध्या ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और सो गई। अगली सुबह जब आराध्या नींद से उठी तो रुद्राक्ष उसके पास ही सो रहा था। उसने आराध्या को कसकर गले लगाया हुआ था और गहरी नींद में सो रहा था। आराध्या मुस्कुराई, क्योंकि रुद्राक्ष के लिए इस तरह सोना बहुत ही रेयर था, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो उसे नहीं उठाएगी। तभी एक नर्स हाथ में ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुई। आराध्या ने अपना हाथ अपने होठों पर रखते हुए नर्स को चुप रहने का इशारा किया। जब नर्स ने रुद्राक्ष को आराध्या को कडल करके एक बच्चे की तरह सोते हुए देखा तो वो हंस पड़ी। फिर चुपचाप ट्रे को टेबल पर रखते हुए धीरे से बुदबुदाई, ड्रेसिंग। आराध्या मुस्कुराते हुए बोली, उसके लिए इस तरह सोना रेयर है, अगर कुछ देर बाद ड्रेसिंग कर दो तो कोई प्रॉब्लम है? अब फिर से क्या करने की प्लानिंग कर रहा है विशाल? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।